हम लोगों के चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम की पिछली वीडियो में हम लोग इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट देख चुके हैं, समझ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना सीखेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म होता क्या है। तो पिछली वीडियो में आप लोग प्लेस वैल्यू चार्ट सीख चुके हैं। किसी नंबर में किसी डिजिट की प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये चीज सीख चुके हैं। तो आइए चलिए हम लोग पहले वही प्लेस वैल्यू को ही एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर एक्सपेंडेड फॉर्म को डिफाइन कर दूंगा मैं कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। तो चलिए, जैसे हम लोगों के पास एक नंबर ये रहा, ये हम लोगों के पास एक नंबर है 24,345। तो इसमें हम लोग पिछले क्लास में प्लेस वैल्यू चार्ट सीख चुके हैं। तो उसमें मैंने नंबर्स की प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे किसी डिजिट की, वो सिखा चुका हूँ। तो आइए हम लोग इसमें सभी डिजिट की प्लेस वैल्यू पहले देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। तो अगर इस नंबर में हम लोग 5 की प्लेस वैल्यू देखें तो 5 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, तो 5 किस प्लेस पे है, 1s के प्लेस पे है। तो 5 की प्लेस वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। फिर 4 की प्लेस वैल्यू देखें तो 4 जो है 10s के प्लेस पे है, तो 4 इंटू 10 करेंगे तो ये 40 इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी, 40। फिर आगे 3 की करेंगे तो 300 के प्लेस पे है, तो यानी कि 3 इंटू 100 करेंगे तो ये जो हो जाएगा वो 3 की प्लेस वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 300। इसी तरह से 4 की प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 जो है वो 1000 के प्लेस पे है, तो 4 इंटू 1000 करेंगे तो 4000 इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। और 2 की प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 जो है 1s 10s 100,000 10,000 के प्लेस पे है, तो यानी कि 2 इंटू 10,000 करेंगे तो इसकी हो जाएगी 20,000 प्लेस वैल्यू। तो ये हमने इस नंबर के हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड करा, तो वो हमें यही मिल रहा है, हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू ये हमें ये मिल रहा है। तो अब हम लोग इसी को अगर प्लस यानी इसी प्लेस वैल्यू को प्लस लगा लगा के बीच बीच में दिखा दें या लिख दें तो वही जो लिखा हुआ फॉर्म कहलाएगा वो एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाएगा। अब जैसे अगर हमें इसी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, यानी कि ये रहा 24,345, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे ये देख लेते हैं। तो हम लोग देखिए, क्योंकि हम लोगों का जो है यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 24,345 इक्वल्स। अब हम लोग प्लस से दिखाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले बड़ी प्लेस वैल्यू को दिखाएंगे और इस पूरे नंबर में सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू ये 2 की होगी ना। 2 की प्लेस वैल्यू वो कौन सी है, 20,000 है सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ पे 20,000 लिख दिया हमने, फिर प्लस। अब इससे छोटी प्लेस वैल्यू को देखेंगे तो 4 की प्लेस वैल्यू होगी इससे छोटी, तो 4 की वैल्यू 4,000 है, तो अब प्लस का सिंबल लगा करके यहाँ पे 4,000 लिख देंगे, फिर प्लस। अब तीसरे नंबर पे आएंगे तो वो 3 की प्लेस वैल्यू है, तो 3 को लिख देंगे, तो 3 जो है 100 के प्लेस पे है तो 300 हो जाएगा। अब यहाँ जगह है नहीं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ प्लस। अब अगला 4 की बारी आती है, 4 की प्लेस वैल्यू को प्लस द्वारा लिख के दिखाएंगे, तो 4 की प्लेस वैल्यू 40 आ रही है, तो हम लोग यहाँ पे 40 लिख देंगे प्लस। अब 5 की प्लेस वैल्यू देखेंगे तो 5 की 5 है, तो ये जो लिखा गया है ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसी 24,345 का ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। ये जो हमने लिखा है इसी को एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। तो अब आप लोगों की समझ में आ गया एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, मींस
किसी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए पहले हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब प्लेस वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो स्टार्ट में सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू, उसके बाद उससे छोटी प्लेस वैल्यू, ऐसे लिखते लिखते और लास्ट में वंस वाले प्लेस वैल्यू को लिख देंगे और वही जो प्लस लगा के लिखा हुआ होगा वो कहलाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म में। चलिए अब हम एक और नंबर देख लेते हैं। अब हमारे पास एक नंबर की है 34,296। ये एक नंबर है। चलो इसमें मैं एक चीज चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ पे। चलिए हमारे पास ये एक नंबर है 30,296। अब हम लोग इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने से पहले हमें करना क्या है, इसका वो प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। तो 6 की प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे तो 6 × 1 हो जाएगा यानी 6। 9 की प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे तो 9 × 10, क्योंकि 10 के प्लेस पे है तो 90 हो जाएगा। 2 की पता करेंगे तो 2 × ये 100 की प्लेस पे है तो 100 कर देंगे तो 200 इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। और ये 0 की पता करेंगे तो 0 × 1000 की प्लेस पे ना 1 10 100 1 10 100 और ये है 1000 की प्लेस पे 0। तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये प्लेस वैल्यू क्या आएगी 0। और ये हमारा है 10,000 के प्लेस पे 3 × 1 10 1 ये रहा 10,000। तो अब इसकी 3 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 30,000। तो ये तो रहा प्लेस वैल्यू। अब अगर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो हम लोग लिखेंगे एक्सपेंडेड PANDED एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 30,296। इसी का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है हमें। तो अब हमने प्लेस वैल्यू निकाल लिया है तो हम लोग बड़ी प्लेस वैल्यू से शुरू करेंगे। बड़ी प्लेस वैल्यू मतलब 3 की प्लेस वैल्यू 30,000। तो हम लोग पहले 30,000 लिख लेंगे प्लस इसके बाद तो इससे बड़ी इसके बाद वाली प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो 0 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो 0 की प्लेस वैल्यू 0 है तो हम लोग चाहे तो यहाँ 0 लिख दें या छोड़ दें, फर्क नहीं पड़ता। चलिए लिख देते हैं, ये भी सही है, यानी कि 0 हो गया प्लस। अब तीसरे नंबर पे 2 है, 2 की प्लेस वैल्यू 200 होगा, फिर प्लस। अब अगला हम लोगों का है 9 की प्लेस वैल्यू 90 है तो प्लस 90 कर लिया और लास्ट में 6 है 6 कर दिया। तो 30,296 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा। या फिर कभी कभी ऐसे भी लिखा मिल जाता है, 0 वाला हटा देता है, मीन्स ये भी सही है, ये प्लस 0 वाला छोड़ देंगे 200 प्लस 90 प्लस 6। तो ये भी सही है, अगर 0 को छोड़ देंगे तो ये भी सही है। तो इस तरह से हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में किसी नंबर को लिखते हैं। चलिए अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता क्या है कि हमें कोई नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा मिलेगा, उसको हमसे कहा जाएगा कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो कैसे लिखते हैं ये देख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। तो चलिए आइए देखते हैं एग्जांपल। ये हमें एक्सपेंडेड फॉर्म किसी नंबर का दिया गया है और हमसे कहा जा रहा है कि राइट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो लिखेंगे कैसे, इसके लिए पहले हम लोग एक वो बना लेंगे रफ पे, एक अपने लिए बना लेंगे प्लेस वैल्यू वाला चार्ट। तो प्लेस वैल्यू वाला चार्ट मैं रफ पे बता रहा हूँ, फिर यहाँ पे नंबर लिख देंगे। रफ पे बनाएंगे तो हम लोगों का 1s होता है, 10s होता है, 100s होता है, 1000 होता है, 10,000 होता है,
TTH मतलब 10,000 होता है, फिर लैक्स होता है, फिर 10 लैक्स होता है, करोड़ होता है, 10 करोड़ होता है। ये बना लेंगे और ये हमें हेल्प करेगा लिखने में। अब हम लोग देखते हैं इस नंबर को देखें तो ये काउंट करेंगे, जब इसमें देखेंगे कि ये कौन से प्लेस पे है तो 1 10 100 1000 10,000 लैक्स, लैक्स के प्लेस पे है ना, लैक्स मतलब ये वाला प्लेस है ना, तो इसको इसी के नीचे हम लोग लिख देंगे 4, है ना जी, क्योंकि लैक्स के प्लेस पे है तो 4 लिख दिया। अब अगले को देखते हैं, अगला कौन से प्लेस पे है 1 10 100 1000, तो थाउजेंड्स के प्लेस पे है मतलब 1000 मतलब ये वाला ना, तो इसके नीचे 6 लिख देंगे। तो अब लैक्स और 1000 के बीच में ये 10,000 छूट रहा है, ये है ही नहीं इसमें ना, तो जो नहीं रहता है उसके प्लेस पे 0 कर देंगे। तो ये 10,000 छूट रहा है बीच में, तो इसकी जगह पे 0 कर दिया। अब अगला आते हैं तो 6 के बाद आएंगे तो 1 10 100, तो 100 आया मतलब इसके नीचे 9 लिख देंगे। और ये 5 जो है 1 के प्लेस पे है मतलब यहाँ पे 5, तो फिर यहाँ भी एक छूट रहा है ना, 10 छूट रहा है ही, यहाँ है ही नहीं, तो इसकी जगह पे हम लोग 0 कर देंगे। तो अब अगर हम लोग देखें तो यही रहा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, मींस यहाँ एक कॉमा प्लेस कर देंगे एक यहाँ। तो अब हम लोग अपने यहाँ जहाँ पे हमें लिख के दिखाना है वहां पे लिख के दिखा दे रहे हैं, ऐसे हम लोगों का लिखा जाएगा। तो ऐसे हम लोग किसी नंबर को किसी एक्सपेंडेड फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, मींस पहले, लेकिन उसका पहले आप प्लेस वैल्यू चार्ट बना के ऐसे सेट कर लेना, रफ पे ये काम कर लोगे, फिर यहाँ पे लाके लिख देना, ऐसे करेंगे हम लोग। तो चलिए अब हम लोगों को जो सीखना है वो कंपैरिजन ऑफ लार्ज नंबर, यानी कि लार्ज नंबर को कंपेयर कैसे है वो देखना है। तो चलिए, तो अब हम लोग कंपैरिजन, लार्ज नंबर के कंपैरिजन को एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। हमारे पास ये 3 एग्जांपल्स हैं, तीनों को कंपेयर करके देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले ये हमें एक नंबर दिया गया है। देखिए कंपैरिजन में अगर जब कभी भी हमें कंपैरिजन करना पड़े तो सबसे पहले हम लोग ना नंबर्स के डिजिट को काउंट करके देखेंगे। अगर किसी दोनों में से किसी नंबर में डिजिट्स की संख्या कम हुई, जिस नंबर में डिजिट की संख्या कम होगी वही नंबर छोटा होगा, और जिसमें डिजिट्स की संख्या अधिक होगी वो वाला नंबर बड़ा होगा। तो हम लोग काउंट करके देख लेते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि इस नंबर में डिजिट कितने हैं 5, 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या है 6 डिजिट है। तो अब जिसमें ज्यादा डिजिट होंगे वो वाला नंबर ग्रेटर होगा, तो ग्रेटर का सिंबल होता है जो ग्रेटर हो उसकी तरफ ये ओपन रखेंगे। तो हमने कंपैरिजन कर लिया कि इन दोनों नंबर्स में ये वाला नंबर ग्रेटर है देन इससे, क्लियर है। तो यानी कि कंपैरिजन में सबसे पहले क्या करेंगे, डिजिट को काउंट करेंगे, जिस नंबर में ज्यादा डिजिट होगा वो वाला नंबर ग्रेटर होगा। अब जरूरी है नहीं कि किसी में ज्यादा ही हो सकता है दोनों में बराबर आ जाए, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, जैसे अब अगले में हम लोग देखते हैं, ये रहा, इसमें काउंट करें तो 3 5 7 2 9 डिजिट, यानी कि यहाँ पे 9 डिजिट है, 3 5 7 2 9, इसमें भी 9 डिजिट। अब देखिए दोनों में सेम सेम डिजिट आ गए, तो अब हम लोग ये ऊपर वाला रूल नहीं अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दोनों में डिजिट क्या है, इक्वल है। तो अब हम लोग लेफ्ट साइड का कंपेयर करेंगे एक एक डिजिट को, जैसे लेफ्ट साइड में पहला डिजिट दोनों नंबर का लेंगे, तो इस नंबर का पहला डिजिट 3 है और इस नंबर का पहला डिजिट क्या है 7 है, दोनों को कंपेयर करेंगे। तो दोनों में देख रहे हैं कि ये 3 क्या है, छोटा है 7 से ना, तो इसका मतलब कि ये वाला नंबर जो यहाँ पे ये वाला क्या है, छोटा है, 3 छोटा है, तो ये नंबर भी छोटा होगा, और हम लोग यही वाला सिंबल यहाँ पे लगा देंगे, यानी कि ये वाला नंबर इससे छोटा होगा। तो यानी कि 2 रूल्स हम लोगों को मिल गए, एक तो हम लोग डिजिट काउंट करेंगे, जिसमें ज्यादा डिजिट होगा वो बड़ा होगा। अब अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि दोनों में डिजिट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम लोग लेफ्ट साइड का पहला डिजिट दोनों का कंपेयर करेंगे, अगर उसमें से जो छोटा होगा तो वो वाला नंबर छोटा होगा, जो बड़ा होगा वो वाला नंबर बड़ा होगा। अब एक और एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं। एग्जांपल नंबर सी जो है, इसमें गिनेंगे तो 3 3 5 7
8 डिजिट हुए इसमें ऊपर वाले में। अब इसमें काउंट करते हैं 3 2 5 हो गया, 7 प्लस 1 ये 8 एक डिजिट दोनों में फिर से बराबर हो गए। तो अब दोनों में से कोई क्या हो, दोनों में बराबर हो गए, दोनों में बराबर डिजिट्स हैं। तो अब हम लोग लेफ्ट साइड से एक एक डिजिट को कंपेयर करना शुरू करें। अब हम लोग देखेंगे पहले डिजिट को दोनों नंबर से लेंगे, तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, दोनों फिर देखिए दोनों डिजिट, दोनों का पहला डिजिट क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ से भी हमें नहीं पता चला कि कौन सा डिजिट बड़ा है। तो अब हम लोग अगला डिजिट चेक कर लेते हैं। इसमें अगला डिजिट क्या है, 6 है, इसमें भी अगला 6 है, फिर से दोनों में बराबर हो गया। तो छोड़ के अगला डिजिट चेक करते हैं, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, ये भी बराबर है, तो इसको भी छोड़ देते हैं। अगला डिजिट चेक करते हैं, अगला डिजिट यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, बराबर हो गया, तो इसको भी छोड़ते हैं। अब अगला यहाँ क्या है, 7 है, और यहाँ क्या है, 3 है। तो अब हम लोगों को दिख रहा है कि ये वाला डिजिट जो है 7 जो है ग्रेटर है ना, तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग नंबर्स को कंपेयर करते हैं। चलिए, तो अब जो हमें पढ़ना है वो है असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें हमें नंबर्स को एक सीरीज में लिखना होता है, उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे पहला जो हम लोगों का है वो है असेंडिंग, ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर पहला यही हम लोगों का है। तो इसमें होता क्या है असेंडिंग ऑर्डर में, देखिए असेंड मींस होता है चढ़ना, और जब हम लोग छत पे सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, सबसे निचली सीढ़ी से ना। पहले स्टार्ट करेंगे, पहली सीढ़ी पे पैर रखेंगे, फिर उसके ऊपर वाले पे रखेंगे, फिर ऊपर वाले पे, ऊपर वाले पे, और ऐसे करते हुए छत पे पहुंचते हैं। तो असेंड मतलब चढ़ना होता है। और नंबर्स में भी जब हम लोग ऑर्डर रखेंगे, नंबर को ऑर्डर में, तो उसी ऑर्डर में रखेंगे। पहले नंबर पे सबसे छोटा, दूसरे नंबर पे इससे थोड़ा बड़ा वाला, तीसरे नंबर पे इससे बड़ा वाला, चौथे पे इससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा हो जाएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर मतलब हम लोगों का ऐसे चलेगा, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, यानी कि यहाँ पे छोटा नंबर, यहाँ पे उससे बड़ा, फिर यहाँ पे उससे बड़ा, फिर यहाँ पे उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर हम लोगों का हो जाएगा। तो ये ऑर्डर जो कहलाता है असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है, यही ऑर्डर, इसी को असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो आइए एग्जांपल के थ्रू इसको देख लेते हैं। मैं छोटा छोटा एग्जांपल नंबर लेता हूं, जैसे हम लोगों का ये हो गया 403, 286, 200, 2960, 735। ये हमारे 5 नंबर्स हैं, इन्हीं को हमें असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर, चलिए ये हम लोग एग्जांपल हम लोगों के लिए ये रहा, ये 5 नंबर्स हैं, इन्हीं पांचों नंबर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। तो कैसे लिखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं, ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर इक्वल्स कर लेंगे। अब इसमें हम लोग ढूंढेंगे, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट में सबसे छोटा नंबर लिखा जाता है, तो इसमें से सबसे छोटा ढूंढेंगे। तो हमने अभी कंपैरिजन करना सीखा ना, कि पहले देखेंगे किसमें सबसे कम डिजिट है। तो हम लोग देखेंगे तो इसमें 4 डिजिट, इसमें 4 डिजिट, इसमें भी 4 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट। तो पहले 4 डिजिट को टच ही ना करें हम लोग, पहले 3 डिजिट वाला ही छोटा होगा ना, जिसमें कम डिजिट वो छोटे होंगे। तो 3 डिजिट वाले 2 नंबर मिल रहे हैं, एक 403 है, दूसरा 735 है। तो दोनों का पहला डिजिट कंपेयर करेंगे तो ये 4 है, ये 7 है, 4 वाला छोटा है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले 403 लिख देंगे, कॉमा प्लेस करेंगे और डॉट लगा देंगे। इसका मतलब होगा कि अब हम लोग अगला नंबर लिखेंगे। तो अगला 4 डिजिट वाला तो बड़ा होगा, 3 डिजिट वाला यही एक बच रहा है, तो यानी कि ये सबसे छोटा है, इससे बड़ा ये 735 होगा। अब हम लोग 4 डिजिट वाले को कंपेयर करते हैं। तो 4 डिजिट वाले कुल 3 नंबर हैं, 1 2 3,
और तीनों में पहला डिजिट सेम है, 2 2 2, तो कोई पता नहीं चला कौन सा बड़ा है। अब दूसरे डिजिट को चेक करते हैं, दूसरा यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो दूसरा भी सेम हो गया, दूसरे से भी नहीं क्लियर हुआ कौन सबसे बड़ा है या कौन सबसे छोटा है। अब तीसरे को चेक करेंगे तो तीसरे में यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 7 है, तो तीनों को देखने से हमें कौन सा सबसे छोटा दिख रहा है, यही 1 ना, तो यानी कि ये वाला नंबर सब तीनों में सबसे छोटा होगा। तो यहाँ लिख देंगे 2 9 1 6, कॉमा लगाएंगे, तो ये क्लियर हो गया, इसको हटाते हैं, ये दोनों बच रहे हैं, तो दोनों में देखेंगे तो 8 और 7 कंपेयर करेंगे तो 7 छोटा है, इसका मतलब ये वाला छोटा है, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे 2 9 7 1, ये हो गया। और लास्ट में हमारा ये बच गया, इसी को लास्ट में लिख देंगे 2 9 8 6। तो ये हो गया। इस नंबर को जब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, यही कहलाता है असेंडिंग ऑर्डर। मींस छोटे से स्टार्ट करो, बढ़ते 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 लास्ट में सबसे बड़ा लिख दो, ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। चलिए अब डिसेंडिंग ऑर्डर को क्लियर कर लेते हैं। DESCENDING डिसेंडिंग ऑर्डर, ORDER डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग का एकदम उल्टा होता है। मींस डिसेंडिंग में हम लोग पहले छोटा लिख रहे थे, छोटे से बढ़ते हुए जा रहे थे, इसमें बड़े को पहले लिखेंगे फिर छोटे की नंबर की तरफ जाएंगे। मींस डिसेंड मींस हम लोगों का ऐसे फिगर बनेगा, मींस यहाँ पे सबसे बड़ा होगा और बड़े से उतरते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, मींस सबसे बड़ा, उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा नंबर आएगा। ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे आना या नीचे उतरना। तो डिसेंड मतलब नीचे उतरने का मतलब क्या, सबसे बड़ा नंबर पहले होगा, फिर नीचे थोड़ा सा, उससे नीचे, उससे छोटा, ऐसे लास्ट में। अब जैसे सेम नंबर्स को देख लेते हैं, यही एग्जांपल उठा करके। अब देखिए अगर इसी नंबर्स को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो तो इसमें हम लोग सबसे बड़ा नंबर ढूंढ के लिखेंगे। तो बड़ा ढूंढने का मतलब ये तो बड़ा है नहीं, ये भी नहीं बड़ा, क्योंकि 3 ही डिजिट है इनमें, इन्हीं 1 2 3 में से कोई बड़ा होगा तो उसको ढूंढ लेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2, बराबर तीनों होंगे। फिर अगला डिजिट चेक करते हैं तो यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो ये डिजिट से भी नहीं पता चल रहा है कौन सा ग्रेटर है। अब हम लोग ऐसे चेक करते जाएंगे तो हमें अब चेक करें तो अब हम लोग तीसरे डिजिट को चेक करते हैं। तो तीसरा डिजिट यहाँ पे 8 है, यहाँ भी 8 है, 8 8 और यहाँ पे 7। तो हमें बड़ा नंबर ढूंढना है, तो ये तो बड़ा होगा नहीं, अब इन दोनों में से कोई एक बड़ा होगा। तो तीसरे पे भी दोनों बराबर आ रहे हैं, तो चौथे डिजिट को चेक कर ले रहे हैं। तो इसमें चौथा डिजिट 1 है, इसमें चौथा डिजिट 6 है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये 6 क्या है, ग्रेटर है। तो यानी कि ये वाला नंबर जो है यही ग्रेटेस्ट है, सबसे बड़ा नंबर पांचों में यही है। तो इसको हम लोग पहले लिख लेंगे, पहले नंबर पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो इसको पहले लिख लेंगे। तो 2 9 8 6 ये सबसे पहले लिखा जाएगा। अब ये क्लियर हो गया तो इसको अपने पहचानने के लिए कुछ सिंबल लगा देंगे। तो मैंने क्रॉस कर दिया। अब हमारे बच रहे 1 2 3 4 डिजिट। 4 डिजिट में चेक करेंगे तो इन्हीं दोनों को हमें चेक करना है, इन्हीं में से कोई एक बड़ा होगा। तो ये छोटा है 7 और ये है दूसरे नंबर पे, तो इसको यहाँ लिख देंगे 2 9 8 1। और फिर ये है तीसरे नंबर पे, यही आएगा 2 7 1। अब इन दोनों में चेक कर लेते हैं कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो ये 400 इससे छोटा है, तो यही अब बड़ा मिल रहा है हमें। तो हम लोग यहाँ पे 7 3 5 लिख देंगे और लास्ट में सबसे छोटा 403 है। तो इस तरह से हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी नंबर को लिखते हैं। तो चलिए अब हम लोगों को पढ़ने हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन।
हम लोग नंबर सिस्टम में इससे पहले इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पढ़ चुके हैं। अब हमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पढ़ना है। तो हम लोग पहले इसके लिए, जैसे देखिए इंडियन सिस्टम में नंबर्स को पीरियड के थ्रू दिखाया गया था, तो उसी तरह से इंटरनेशनल सिस्टम में भी हम लोग नंबर्स को पीरियड में डिवाइड करते हैं। जैसे अगर हम लोग डिवाइड करें तो दोनों में हम लोगों का, जैसे चलिए एक एग्जांपल नंबर लेके देख लेते हैं, 3 4 5 6 8 9 6, ये एक नंबर रहा। तो अगर हम लोग इसको इंडियन के अकॉर्डिंग वो करें, डिवाइड करें, तो हम लोगों का पहला कॉमा 3 डिजिट पे होता था, 1 2 3 डिजिट पे ऐसे होता था। दूसरा कॉमा यहाँ 2 डिजिट पे होता था, यही होता था ना। लेकिन अगर ये तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग होता था, लेकिन अगर इसी को हम इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें तो कैसे होगा? तो इंटरनेशनल सिस्टम में हर एक कॉमा 3 डिजिट पे प्लेस होता है। जैसे स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड से शुरू करेंगे 1 2 3 डिजिट पे। अगर इंटरनेशनल के हिसाब से देखेंगे तो 3 डिजिट पे, फिर 1 2 3, यानी कि इंटरनेशनल में हर एक कॉमा 3 डिजिट पे प्लेस करा जाता है, जबकि इंडियन में पहला कॉमा 3 डिजिट पे होता था, बाकी कॉमा 2 2 डिजिट पे होते थे। तो इन तीनों को नाम दिया गया था वंस इंडियन सिस्टम में, इसको 1000 नाम दिया गया था, और इस पीरियड को लैक्स नाम दिया गया था। प्लेस वैल्यू चार्ट भी हम लोग सीखे थे। तो अब इसमें क्या प्लेस वैल्यू चार्ट होगा वो देखते हैं। जैसे ये हम लोगों का पहला वाला तो वंस तो कहलाएगा, मीन्स दोनों का सेम पहला होता है, इंडियन और इंटरनेशनल दोनों का पहला पीरियड सेम होता है। दूसरा पीरियड चेक करेंगे तो वो भी सेम होता है, दूसरा पीरियड भी सेम होता है, 1000 इसमें भी इसमें भी। लेकिन यहाँ तीसरा में केवल एक डिजिट है, अगर 3 डिजिट होते या ना होते, हो या ना हो, फिर भी नाम तो इसका होगा कुछ ना कुछ। वो नाम जो होता है वो मिलियन कहलाता है, MILLION, मिलियन। तो ये रहा दोनों में डिफरेंस। इंडियन सिस्टम में पहला दोनों में सेम होता है, दूसरा भी सेम होता है, लेकिन तीसरा चेंज होता है। इंडियन में लैक होता है और इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन होता है। ये दोनों इंडियन और इंटरनेशनल में फर्क है। तो अब हम लोग इंडियन सिस्टम के लिए चार्ट बनाए थे, तो हम लोग इसके लिए भी प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेते हैं। PLAC प्लेस, VALUE वैल्यू, CHART प्लेस वैल्यू चार्ट, इसके लिए भी बना के देख लेते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम के लिए प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे बनाएंगे। चलिए अब हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। तो हम लोग अगर स्टार्ट करेंगे तो मैंने यहाँ बना दिया है कॉलम। पहला कॉलम जो है ये है पीरियड्स का है, दूसरा है प्लेसेस, यानी कि इसके लिए प्लेस कौन सा होगा, और तीसरे में प्लेस वैल्यू से दिखाएंगे। अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं तो इसमें भी राइट साइड से ही शुरू होता है, इंडियन सिस्टम की तरह से राइट साइड से ही शुरू करते हैं। तो राइट साइड में जो फर्स्ट पीरियड होता है उसको वंस कहा जाता है इंटरनेशनल सिस्टम में। सेकेंड वाले ग्रुप को 1000 कहा जाता है, थाउजेंड्स। और तीसरे वाले ग्रुप को हम लोग कहेंगे मिलियन, MILLION, मिलियंस। और जो चौथा वाला हम लोगों का ग्रुप कहलाएगा या चौथा वाला पीरियड कहलाएगा बिलियंस, ION, बिलियंस। जैसा कि हम लोग इंडियन सिस्टम में क्या कर रहे थे, केवल वंस वाले को 3 प्लेसेस में डिवाइड कर रहे थे या 3 सब पीरियड में डिवाइड कर रहे थे, बाकी सबको 2-2 में डिवाइड कर रहे थे। लेकिन इंटरनेशनल में सभी पीरियड 3 प्लेसेस में डिवाइड होंगे। जैसे वंस को डिवाइड करेंगे 3 प्लेसेस में, तो पहला वाला वंस कहलाएगा, दूसरा वाला टेंस कहलाएगा, चौथा वाला हंड्रेड्स कहलाएगा, DS हंड्रेड्स कहलाएगा। अब आते हैं सेकेंड पीरियड पे। तो सेकेंड पीरियड में जो पहला प्लेस कहलाएगा वो 1000 कहलाएगा, TH मैं केवल लिख रहा हूँ, थाउजेंड्स। और जो दूसरा वाला होगा वो 10,000 कहलाएगा, जिसको T फिर TH, यानी T मतलब 10, TH मतलब थाउजेंड्स हो गया।
और तीसरे वाले प्लेस को या तीसरे सब पीरियड को कहेंगे 100, 100,000। मैं एच और टी एच से शो कर दे रहा हूं। इसी तरह से ये मिलियंस वाला भी पहला वाला जो कहलाएगा वो मिलियन कहलाएगा, केवल एम रहने दे रहा हूं। दूसरे वाले में 10 मिलियन कहलाएगा, टी एम लिख दे रहा हूं शॉर्ट में। और तीसरा वाला 100 मिलियन कहलाएगा, जिसको शॉर्ट में एच और एम लिख रहा हूं। क्लियर है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं बिलियन को भी 3 प्लेसेस में डिवाइड करेंगे। पहला वाला बिलियन कहलाएगा, दूसरा वाला 10 बिलियन कहलाएगा और तीसरा वाला 100 बिलियन कहलाएगा, जिसको एच और बी से शो कर रहे हैं। तो ये तो प्लेसेस हो गए उसके। अब हम लोग प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। तो वंस की प्लेस वैल्यू तो 1 होती है उस इंडियन सिस्टम में भी और इसमें भी। इसकी 10 होगी, इसकी 100 होगी, इसकी 1000 हो जाएगी, 3 जीरो, इसमें 4 जीरो होंगे और कॉमा यहां लगाएंगे, इसमें 5 जीरो होंगे। मतलब 100,000 में कितने जीरो होंगे? 5 जीरो। 1 2 3 4 5 कॉमा यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अब इससे आगे आएंगे मिलियन पे, तो मिलियन में 6 जीरो होंगे, तो लिख देते 1 1 2 3 4 5 6। और हम लोगों का एक कॉमा यहाँ पे प्लेस होगा, एक कॉमा यहाँ पे और एक कॉमा यहाँ पे। अब इसमें आएंगे तो ये हम लोगों का 7 जीरो होगा, एक कॉमा यहाँ पे प्लेस कर देंगे और एक कॉमा यहाँ पे। ये रहा इसकी प्लेस वैल्यू। फिर आगे आते हैं तो इसमें हम लोगों का हो जाएगा 8 जीरो, एक कॉमा यहाँ पे प्लेस होगा और एक कॉमा यहाँ पे प्लेस कर दिया जाएगा 3 डिजिट पे। फिर आगे आते हैं विलियन में, तो विलियन की प्लेस वैल्यू में हम लोगों के 9 जीरोस होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक कॉमा यहाँ पे प्लेस होगा, एक कॉमा यहाँ पे प्लेस होगा और एक यहाँ पे, एक कॉमा यहाँ पे प्लेस होगा हम लोगों का। फिर अगला आते हैं 10 बिलियंस में, तो 10 बिलियंस में हम लोगों के 10 जीरोस होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो पहला कॉमा हमारा यहाँ हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे हो जाएगा, तीसरा यहाँ पे हो जाएगा ऐसे। और 100 बिलियन में आएंगे तो हम लोगों के 11 जीरो होंगे 100 बिलियन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये रहा। तो कॉमा प्लेस करेंगे तो एक कॉमा यहाँ 3 डिजिट पे, एक कॉमा यहाँ 3 डिजिट पे और एक यहाँ पे। ये रहा हम लोगों का प्लेस वैल्यू चार्ट और किसकी वैल्यू कितनी होगी ये चीज हो गया। अब हम लोग जैसे अगर कोई नंबर प्लेस वैल्यू चार्ट में हमें दिखा रहा हो तो कैसे दिखाएंगे। तो जैसे हमें एक नंबर ये रहा, इसी नंबर को हमें प्लेस वैल्यू चार्ट में, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में दिखाना है, प्रेजेंट करना है। तो हम लोग राइट साइड से इसको राइट वाले पहले बॉक्स में लिख देंगे, दूसरे में इसको, तीसरे में इसको, चौथे में इसको, ऐसे लिखेंगे। तो हम लोग राइट साइड से ही लिखना शुरू करेंगे। जैसे यहाँ राइट साइड पे 7 है तो 7 को यहाँ वंस वाले के नीचे लिख देंगे। फिर दूसरे नंबर पे 8 है तो इसको टेंस के नीचे लिख देंगे। ये 9 हंड्रेड्स के नीचे लिखा जाएगा और ये 6 जो है 1000 के नीचे, 5 10,000 के नीचे, 6 100,000 के नीचे, 3 मिलियन के नीचे, मिलियन के नीचे लिख देंगे, 4 को 10 मिलियन के नीचे लिख देंगे और 2 को 100 मिलियन के नीचे लिख देंगे। ऐसे प्लेस वैल्यू चार्ट में शो कर देंगे। चलिए अब हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पे बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं उसको देख लेते हैं। तो जैसे इसमें हम लोगों को पहला क्वेश्चन तो यही बोल दिया जाता है कि कोई न्यूमेरल्स दे दे और उसको बोले कि आप इसको इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू चार्ट में रिप्रेजेंट करो। और दूसरा बोल देगा कि इस
के नंबर नेम भी राइट कर दो आप। तो कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। पहले हम लोग इसको उसमें चार्ट में शो करेंगे। तो अगर चार्ट में शो करेंगे तो हम लोग जान रहे हैं कि पहला हम लोगों का ऐसे ही बनेगा चार्ट ना, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। ये तीनों किसके थे? वंस के प्लेस, वन पीरियड के थे। अब दूसरा हम लोगों का क्या था? थाउजेंड का था ना। तो थाउजेंड में कौन तीन थे? पहला था थाउजेंड, दूसरा था 10,000, तीसरा था 100,000। यही था, ये थाउजेंड का पीरियड था। फिर आगे आते हैं, अगला थाउजेंड के बाद कौन सा आता है? मिलियन आता है ना, मिलियन, MILLION, मिलियन आता है। तो मिलियन में भी तीन थे, पहला मिलियन था, दूसरा 10 मिलियन था और तीसरा 100 मिलियन था। ये ऐसे होता है। फिर इसके बाद बिलियन था। तो ऐसे हम लोग चार्ट अपना खींच लेंगे। फिर उसके बाद अब जब चार्ट में प्रेजेंट करेंगे नंबर को, तो पहले हम राइट साइड को शुरू करेंगे, राइट साइड में लिखना। मीन्स 4 को यहाँ वंस के नीचे लिख देंगे, 2 को टेंस के नीचे और 9 को हंड्रेड्स के नीचे। और ये वंस वाले पीरियड में होंगे। फिर अगला आते हैं थाउजेंड वाले में। तो थाउजेंड में ये अगले तीन होंगे, यानी कि यहाँ पे थाउजेंड के प्लेस पे 7, 0 जो है वो 10,000 के प्लेस पे होगा और ये 8 जो है वो 100,000 के नीचे होगा। अब बाकी दो ये बच गए हैं। तो ये मिलियन है और इसको हम लोग यहाँ मिलियन वाले के नीचे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 5 मिलियन के नीचे और 7 जो है 10 मिलियन के नीचे। ये तो रहा प्लेस वैल्यू चार्ट में हमने प्रेजेंट कर दिया। अब नंबर नेम कैसे लिखेंगे ये देख लेते हैं। नंबर नेम, नंबर नेम कैसे लिखना है? तो नंबर नेम में हम लोग यही तीन तीन का पेयर बना के वही देख लेते हैं। ये हम लोगों का क्या करना है? वंस, ये थाउजेंड और ये मिलियन। और जब हम नंबर नेम लिखना शुरू करेंगे तो पहले लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हुए राइट साइड की तरफ जाएंगे। तो लेफ्ट साइड में हम लोगों का अगर हम पेयर बना लें, ग्रुप बना लें, तो 3 का ग्रुप पहले यहाँ बना लेंगे, फिर बचे हुए का 3 का ग्रुप बनाएंगे और लास्ट में हमारे 2 ही बच रहे हैं तो 2 का ही ग्रुप रहने देंगे। तो ये दोनों जो है ये मिलियन है और इसी को हमें पहले लिखना होगा नंबर नेम लिखते समय। तो हम देखिए, हम लोग यहाँ पे नंबर नेम लिखते समय इन दोनों को एक साथ लिख करके तब बाद में मिलियन बोल देंगे। जैसे ये क्या है? 75 है ना, तो 75 इकट्ठे लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे SEVENTY 70, फिर 5 FIV 5, और इसमें 2 ही हैं तो 75 कर लिया और बाद में मिलियन लिख देंगे MILLION 75 मिलियन। फिर अगला आता है थाउजेंड वाला प्लेस। तो थाउजेंड में भी तीनों को एक साथ पहले पढ़ेंगे। मीन्स तीनों को पढ़ने का मतलब ऐसे 807 यही पढ़ते हैं ना, तो ऐसे लिख देंगे 807 और साथ में ये थाउजेंड है तो थाउजेंड। तो यहाँ पे लिखेंगे EIGST 800 HUNDRED 807 भी लिखना है तो 7 लिख देंगे SEVEN 807 और साथ में 1000। अब ये वाला क्लियर हो गया। अब लास्ट में वंस वाला बच रहा है। तो वंस वाले में हमें पता ही कैसे पढ़ते हैं, 924। तो यहाँ लिख देंगे 900 TWENTY 20 FOUR और यहाँ पे ये डैश लगा देंगे। तो ऐसे हम लोग नंबर नेम लिखते हैं और ऐसे प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं। हम लोग इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को पढ़ चुके हैं, इससे पहले इंडियन नंबर सिस्टम को भी पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम को कंपेयर करके देख लेते हैं कि दोनों में कौन सा सब पीरियड किसके इक्वल्स होता है। तो अगर हम लोग बात करें तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 10,000 तक दोनों में पीरियड सेम होते हैं या दोनों में प्लेस वैल्यू सेम होती है। चेंज कहाँ पे होता है वो हम लोग देखते हैं। हम लोग दोनों को कंपेयर करके देख ले रहे हैं। अगर हम लोग इंडियन सिस्टम में देखें
इंडियन सिस्टम, और दूसरी साइड में इंटरनेशनल सिस्टम को लिख देना, इंटरनेशनल सिस्टम। तो हम लोग दोनों का अगर कंपेयर करके देखते हैं तो वंस इसका और इसका वंस दोनों की प्लेस वैल्यू सेम होती है। अब इंडियन सिस्टम में टेंस को कंपेयर करेंगे इंटरनेशनल के टेंस से तो ये भी सेम होता है। फिर हंड्रेड्स को कंपेयर करेंगे तो इंडियन सिस्टम का 100 प्लेस वैल्यू और यहाँ का प्लेस वैल्यू दोनों यहाँ तक भी सेम होता है। आगे देखेंगे तो 1000, इसमें भी 1000 सेम होता है, यहाँ 10,000, इसमें भी 10,000 होता है। लेकिन अब आगे जो हम लोग देखने जा रहे हैं 1 लाख आता है इंडियन सिस्टम में। तो 1 लाख जो प्लेस वैल्यू होता है वो इंटरनेशनल में अगर हम लोग जाएंगे तो वो यहीं से बदल जाता है, वो 10,000 के इक्वल्स होता है इंटरनेशनल वाले में 10,000। तो ये हमें याद रखना है। अगर हम लोगों को इंडियन सिस्टम वाले को इंटरनेशनल में कंपेयर करना है तो फिर हमें ये ध्यान देना होगा कि अगर 1 लाख है तो 1000 इंटरनेशनल में कन्वर्ट होके हो जाएगा ये। और एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे अगर 7 लाख है इंडियन सिस्टम में तो इसको अगर उसमें कन्वर्ट करेंगे इंटरनेशनल में तो ये 700,000 होगा, THOUSANDS 1000। तो ये चीज हमें याद रखना है, इंडियन सिस्टम का 1 लाख इक्वल्स इंटरनेशनल सिस्टम के 100,000 के इक्वल होता है। और अब अगर हम लोग इंडियन सिस्टम में जाए 10 लाख को देखें तो 10 लाख इंडियन सिस्टम का 10 लाख इक्वल इंटरनेशनल सिस्टम के 1 मिलियन के इक्वल होता है, MILLION 1 मिलियन के इक्वल होता है। सेम इसी तरह से आगे चलेंगे 1 करोड़ इंडियन सिस्टम का 1 करोड़ जो होता है वो इंटरनेशनल के 10 मिलियन के इक्वल होता है, MILLION 10 मिलियन के इक्वल होता है। और 10 करोड़ को देखेंगे, 10 करोड़ ये इक्वल्स होता है 100 मिलियन के, MILLION। तो ये चीजें हमें याद रख लेना है। कभी कभी इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ लेता है, बोलता है कि 10 करोड़ इक्वल हाउ मेनी मिलियन, तो हम लोग बोलेंगे कि 10 करोड़ इक्वल 100 मिलियन। अगर हमसे क्वेश्चन पूछे 10 लाख इक्वल्स हाउ मेनी मिलियन, तो हम लोग बोलेंगे कि 10 लाख इक्वल 1 मिलियन। तो ये आप लोग लर्न कर लेंगे सही से। अब हम लोग पढ़ेंगे एस्टिमेशन ऑफ लार्ज नंबर। एस्टिमेशन ऑफ लार्ज नंबर्स में हम लोग बड़े बड़े नंबर्स को एस्टिमेट करना सीखेंगे उसके पास वाले नंबर्स के आसपास। तो चलिए आइए देखते हैं। एस्टिमेशन ऑफ लार्ज नंबर्स में हमें कोई नंबर दिया गया रहेगा, उसको उसके आसपास वाले नंबर के पास हमें एस्टिमेट करके बताना होगा, या उसके अप्रॉक्सीमेटली कितना नजदीक है उसी में हम लोगों को लिख देना होगा उसको। एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं एस्टिमेट्स का मीन्स क्या होता है। अब जैसे हमें यहाँ लिखा मिले 15 या 15 की बजाय चलो 17 ले लेते हैं। तो अगर हम लोग 70 को देखें तो 70 10 के ज्यादा करीब है या 20 के ज्यादा पास है, ये हम लोग देखेंगे। और जिसके ज्यादा करीब होगा उसी के पास उसी में इसको वो एस्टिमेट कर देंगे। अब जैसे हम लोग देखें 17 तो हम लोगों को दिखेगा कि ये 17 का आगे 18 होगा, इसके बाद 19 होगा, इसके बाद 20 होगा। और इधर पीछे 10 की तरफ अगर हम लोग आए तो ये 16 होगा, 15 होगा, 14 होगा, 13। हम लोग 17 से देख रहे हैं, 17 से 13 होगा, 12 होगा,
11 होगा और 10 होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये 20 के ज्यादा करीब है, 10 से बहुत ज्यादा दूर है। 1 2 3 4 5 6 अंक का डिफरेंस है और यहाँ 3 ही अंक का है। तो इस तरह से अगर हम 7 को एस्टिमेट करके लिखना चाहें तो इसे हम 20 के पास लिखेंगे या 20 में कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो हम लोग बोलेंगे कि 17 का जो एस्टिमेट करके जब लिखेंगे हम लोग तो वो 20 होगा। तो इसी को कहते हैं एस्टिमेशन करना। अब इसमें हम लोगों को कई टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। कभी बोलेगा कि आप इसको नियरेस्ट 10 के राउंड ऑफ करिए या नियरेस्ट 100 के राउंड ऑफ करिए या नियरेस्ट 1000 के राउंड ऑफ करिए। तो हम लोग ये सीखते हैं कैसे राउंड ऑफ करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले राउंडिंग अ नंबर नियरेस्ट टू 10 सीखेंगे। राउंडिंग अ नंबर 10। तो इसमें हम लोग किसी नंबर को नियरेस्ट 10 के राउंड राइट करना सीखेंगे। एग्जांपल में हम लोग जैसे देख लेते हैं, पहला हम लोगों का है 750। तो इसे हमें नियरेस्ट या ऐसे क्वेश्चन हमें बोलेगा राउंड ऑफ द नंबर, राउंड ऑफ द नंबर 750 टू नियरेस्ट 10। इस टाइप का हम लोगों को क्वेश्चन पूछेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग हमेशा पहले नंबर्स को देख लेंगे, नंबर्स को देखेंगे और नंबर्स में अगर हमें नियरेस्ट 10 कह रहा है तो हम लोग 10 के जस्ट एक राइट साइड वाले को देखेंगे। मींस हमें नियरेस्ट 10 को राउंड ऑफ करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम लोगों का 10 वाला यही है ना, तो इसको ना देख करके हम इसको वंस वाले को देखेंगे। और वंस वाले को देखना क्या होता है कि वंस वाले प्लेस पे जो नंबर है वो 5 से लेस देन है, यानी कि लेस देन 5 है। अगर लेस देन 5 है तो हम लोग इस वाले प्लेस पे जो होगा जिसके नियरेस्ट राउंड ऑफ करने के लिए कहेगा, अगर ये लेस देन 5 है तो फिर हम लोग इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। मींस हम लोग आगे ये लिखेंगे 7। अगर ये वंस वाले नियरेस्ट 10 को हमें राउंड ऑफ करने के लिए कह रहा है तो हम लोग वंस वाले को देखेंगे। तो वंस के प्लेस पे अगर लेस देन 5 है तो टेंस वाले में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, जैसा टेंस है वैसा ही लिख देंगे। लेकिन अगर ये 5 है यानी कि वंस वाले प्लेस पे अगर 5 या मोर देन 5 है, मोर देन 5 है तो फिर हम लोग टेंस में चेंजेस करेंगे और टेंस वाले प्लेस में एक बढ़ा देते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारा ये 5 है ना, तो 5 या मोर देन 5 में आ रहा है। तो इसका मतलब अब जो हम लोग टेंस वाला है उसमें एक और बढ़ा देंगे। पहले से 1 है तो 1 की जगह पे एक और जोड़ लेंगे, 2 हो जाएगा। और बाकी ये जो वंस वाला प्लेस है इसको 0 कर देंगे। इस तरह से राउंड ऑफ करते हैं हम लोग किसी नंबर को। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे हमें एक नंबर लिखा है 753 ये है और इसको हमें नियरेस्ट 10 के राउंड ऑफ करना है। तो हम लोग सबसे पहले टेंस वाले को देखेंगे। टेंस रहा यही ना, 5 है ना टेंस के प्लेस पे, तो टेंस के नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है। तो हमें टेंस को ना देख करके वंस वाले को देखना है। वंस के प्लेस पे क्या है, 3 है और 3 क्या है, लेस देन 5 है। तो जब लेस देन 5 है तो हम लोग यहां तक के नंबर में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अगर ये मोर देन 5 होता तो ये टेंस वाले प्लेस में थोड़ा सा 1 प्लस बढ़ा के लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ लेस देन 5 है तो अब हम लोग 7 1 5 में कोई चेंजेस नहीं करेंगे टेंस प्लेस में, और इसको जो है वंस का प्लेस है इसको 0 कर देंगे। तो इसको अगर हम लोग 7153 को नियरेस्ट 10 के राउंड ऑफ करेंगे तो वो होगा 77150।
चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ये है एक नंबर 878, इसको नियरेस्ट 10 के राउंड ऑफ करना है। तो जब नियरेस्ट 10 के राउंड ऑफ करने हैं तो हम लोग टेंस वाले प्लेस को देखेंगे। टेंस के प्लेस पे 7 है और इससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम लोग टेंस, ये हमारा टेंस है तो टेंस के जस्ट राइट साइड वाला वंस को हम लोग देखेंगे और वंस को चेक करेंगे कि ये लेस देन 5 है या 5 या मोर देन 5 है। तो हमें दिख रहा है कि ये मोर देन 5 है, तो मोर देन 5 है तो अब हम यहाँ पे 8 लिखेंगे और ये टेंस वाले प्लेस को एक बढ़ा लेंगे, जितना है उससे एक ज्यादा। 7 है तो 7 के बदले 8 राइट करेंगे और वंस वाले प्लेस को 0 कर देंगे। तो ये रहा, ऐसे हम लोग किसी नंबर को नियरेस्ट 10 के राउंड ऑफ करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं किसी नंबर को 100 के नियरेस्ट कैसे राउंड ऑफ करते हैं वो देख लेते हैं। यानी राउंडिंग अ नंबर टू नियरेस्ट 100, HUNDRED, ये देख लेते हैं। तो इसमें भी हमें वैसे ही क्वेश्चन उसी टाइप का पूछेगा, कोई नंबर दे देगा और कहेगा कि इसको नियरेस्ट 100 के राउंड ऑफ करो। जैसे हम लोगों के एग्जांपल है, ये हमें दिख रहा है 758 को 100 के नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है, तो वही चीज हम लोग देखेंगे। 100, ये रहा 100 का प्लेस। अब हम लोग 100 के जस्ट राइट साइड में देखेंगे तो वो है 5। अब हम लोग फिर से वही चीज देखेंगे, लेस देन 5 होता है तो हमें इसमें कुछ नहीं ऐड करना होता है 100 वाले प्लेस में और बाकी बचे हुए को 0 कर देना होता है। अगर मोर देन 5 है तो हम इसमें एक प्लस कर लेंगे और इस बाकी को 0 कर देंगे, यही रूल है। तो हम लोगों को दिख रहा है कि ये 5 है तो 5 है तो हम इसमें एक बढ़ा के लिखेंगे, 7 है तो 8 लिख देंगे और बाकी बचे हुए दोनों नंबर्स को क्या लिख देंगे, 0। तो ये रहा 758 को जब हम लोग राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100 के तो वो होगा 800। इस तरह से राउंड ऑफ करेंगे। चलिए अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। राउंड ऑफ द 46,757 टू नियरेस्ट 100, इसको देखते हैं। तो अगर हमें इसको नियरेस्ट 100 के राउंड ऑफ करना है तो हमें पहले 100 के राइट साइड वाले जस्ट देखेंगे। तो ये रहा 100 प्लेस, इसके जस्ट राइट में क्या है, 5 है। तो अगर ये हम लोगों का ये 5 या मोर देन 5 होता है तो इसमें हम लोग एक प्लस करते हैं। अगर लेस देन 5 होता है तो कुछ नहीं प्लस करते हैं, बाकी को 0 कर देते हैं। तो हम लोग देखेंगे 46 ये हो जाएगा। आगे हम लोगों को 7, हम लोग इसको देख चुके हैं, 5 है तो 5 है तो इसमें एक जुड़ेगा ना, 7 की बजाय 8 लिखा जाएगा और बाकी बचे हुए दोनों को हम इन दोनों को 0 कर देंगे। तो ये हमारा राउंड ऑफ हो गया। इस नंबर को नियरेस्ट 100 के राउंड ऑफ करेंगे तो 46,800 आएगा। आइए अब हम लोग अगला देखते हैं। आगे हम लोगों को किसी नंबर्स को नियरेस्ट 1000 के राउंड ऑफ करने सीखना है। तो हम लोग फिर से वही एग्जांपल पिछला वाला ही ले लेते हैं। 46,757 ये एक नंबर है, इसको नियरेस्ट 1000 के राउंड ऑफ करना है। तो अब हम लोग पहले 1000 प्लेस वाले के जस्ट राइट साइड में देखेंगे। 1000 प्लेस पे 6 है, इसके जस्ट राइट साइड में क्या है, 7 है। अब हमें ये 7 को देखना है कि ये मोर देन 5 है या 5 है या लेस देन 5 है। तो ये लेस देन 5 दिख नहीं रहा है, मोर देन 5 है। तो जब ये मोर देन 5 होता है तो हमें जिसके नियरेस्ट करना होते हैं उसमें एक बढ़ा के लिखते हैं। तो आगे हम लोग लिखेंगे तो ये 4 तो 4 ही रहेगा, इसी के नियरेस्ट हमें करना है 6000 वाले के। तो ये मोर देन 5 होने के कारण इसमें एक बढ़ा देंगे तो ये 7 हो जाएगा। और इसके राइट साइड में जितने भी नंबर्स होंगे, 3 नंबर्स 3 डिजिट है, इन तीनों को 0 लिख देंगे, 1 2 3 0। तो ये रहा नियरेस्ट 1000 के राउंड ऑफ करना। एस्टिमेशन ऑफ अ लार्ज नंबर्स सीख चुके हैं। अब उस पे बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप के हमसे पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। तो हमें उस पे बेस्ड क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कभी कभी कि एस्टिमेट द सम ऑफ 73 प्लस 88 टू द नियरेस्ट 10।
ये क्वेश्चंस हमसे पूछा जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे हम लोग, ये चीज देखते हैं। तो पहले तो हम लोग दोनों एडिट्स को नियरेस्ट 10 के राउंड ऑफ कर लेंगे। जैसे 73 है, 73 को राउंड ऑफ जब करेंगे हम लोग, तो देखिए ये टेंस के नियरेस्ट करना है, तो टेंस के प्लेस पे 7 है और उसके जस्ट राइट साइड में 3 है, और 3 क्या है, लेस देन 5 है। तो हम 7 में कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, 7 लिख देंगे और इस 3 की जगह पे क्या कर देंगे, 0। तो यानी कि ये जो 73 जब नियरेस्ट 10 के राउंड ऑफ होगा तो वो 70 हो जाएगा। इसी तरह से जब 88 को राउंड ऑफ करेंगे हम लोग, तो ये इसी नियरेस्ट 10 के करना है, तो 10 के जस्ट राइट साइड में 8 है और 8 क्या है, मोर देन 5 है। तो इसका मतलब हमें इस टेंस वाले प्लेस में 1 बढ़ाना होगा, 8 है तो 9, और इसको क्या कर देना होगा, 0। ये हो गया। अब दोनों को ऐड कर देंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 70 प्लस 90 इक्वल्स 150। तो ये हमारा आंसर रहा। ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एस्टीमेट 4763 माइनस 397 टू द नियरेस्ट 100। तो इसमें हम लोग पहले इन दोनों को वो कर लेंगे, राउंड ऑफ कर लेंगे नियरेस्ट 100 के। तो अगर हम लोग इसको एस्टीमेट करेंगे तो एस्टीमेटेड 4763 टू नियरेस्ट 100। अब हम लोग इसको नियरेस्ट 100 के जब करेंगे तो हमें पहला चीज क्या देखना होगा, 100 के जस्ट राइट में ना, राइट साइड में, तो 100 के प्लेस पे 7 है, 7 के जस्ट राइट साइड में क्या है। इसको सॉल्व करने में सबसे पहले हम लोग 4763 को नियरेस्ट 100 के राउंड ऑफ करेंगे। तो चलिए लिखते हैं, ये हो जाएगा एस्टीमेटेड 4762 नियरेस्ट 100। तो हम लोग देखेंगे कि ये 100 के प्लेस पे 7 है और इसके जस्ट राइट में 6 है, और 6 जो है वो मोर देन 5 है। सो हम लोग 7 को 1 बढ़ा देंगे। तो जब 7 को 1 बढ़ा के हम लोग यहाँ लिखेंगे, 7 को 1 बढ़ा के, तो वो हो जाएगा 4 8, और बाकी इन दोनों को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो ये नियरेस्ट 100 की राउंड ऑफ हो गया। तो नियरेस्ट 100 की राउंड ऑफ करने पर 4800 होगा। इसी तरह से इसको भी हम लोग नियरेस्ट 100 की राउंड ऑफ करेंगे। एस्टीमेटेड 397 टू नियरेस्ट 100। अब हम लोग करेंगे तो 100 के प्लेस पे 3 है, 3 के जस्ट राइट साइड में 9 है, और 9 इज मोर देन 5। सो हम लोग 3 में 1 बढ़ा के यहाँ लिख देंगे, तो 4 हो जाएगा, और बाकी दोनों को 0 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0। अब हमें दोनों का सब्ट्रैक्शन फाइंड करना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को, तो यहाँ नीचे लिख देंगे रिक्वायर्ड estimation equals 4800 माइनस 400। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 800 में से 400 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा बचेगा 400, और ये 4 बचा ही है, तो इसको ऐसे नोट डाउन कर लेंगे। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 4400 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एस्टिमेटेड वैल्यू पता करते हैं। अगला एक मल्टीप्लिकेशन का भी हम लोग राउंड ऑफ करके मल्टीप्लाई करना देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोगों का है मेट 32 into 77 to nearest
नियरेस्ट 10, ये एग्जांपल रहा हम लोगों का। तो इसमें भी हम लोग पहले इसको नियरेस्ट 10 के एस्टिमेट कर लेंगे। तो हम लोग जब एस्टिमेट करेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, एस्टिमेटेड टू 32। चलिए हम लोगों ने एस्टिमेट करना सीख लिया नंबर्स को। तो अब हम लोग इस पे बेस्ड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन को देख लेते हैं। तो हम लोगों का पहला एग्जांपल जो रहा वो ये है, एस्टीमेट ये हम लोगों का एक क्वेश्चन रहा जो सम पे बेस्ड है। एस्टीमेट 365 प्लस 215 टू नियरेस्ट 100। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने में सबसे पहले तो हम लोग यही चीज लिख लेंगे, इसको इस दोनों को एस्टीमेट कर लेंगे नियरेस्ट 100 की। तो जब हम लोग 365 को नियरेस्ट 100 एस्टीमेट करेंगे तो कैसे लिखेंगे ये देख लेते हैं। 65 estimated to nearest 100, नियरेस्ट 100। तो एस्टिमेट कैसे करते हैं वो देख चुके हैं हम लोग। नियरेस्ट 100 की एस्टिमेट करना है तो 100 वाले प्लेस को देखेंगे, 100 वाले प्लेस के जस्ट राइट में देखेंगे। तो जस्ट राइट में हमें 6 दिख रहा है और 6 इज मोर देन 5। सो हम लोग 100 वाले प्लेस में एक प्लस कर लेंगे क्योंकि ये मोर देन 5 है। तो 3 में एक प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा। और इसके राइट साइड में जितने भी डिजिट है उनको 0 कर देना है यहाँ में राउंड ऑफ करते समय। तो 0 कर दिया तो ये इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू आ गई। इसी तरह से 215 को भी एस्टिमेट कर देंगे। 215 estimated to nearest 100। तो अब हम लोग फिर से वही चीज देखेंगे। 2 के जस्ट राइट साइड में यानी 100 वाले प्लेस के जस्ट राइट साइड में 1 है और 1 जो है वो लेस देन 5 है। तो हम लोग 100 वाले प्लेस में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। 2 है तो 2 ही रहने देंगे और बाकी बचे हुए को 0 कर देंगे। तो 2 डिजिट बच रहे हैं 1 और 5, तो इन दोनों को क्या कर देंगे 0 लिख देंगे। ये हो गया एस्टिमेटेड वैल्यू। अब दोनों का सम फाइंड कर लेंगे, हम लोगों का सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो अब हम लोग नीचे लिखेंगे रिक्वायर्ड
एस्टिमेशन इक्वल्स हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे 400 प्लस 200 इक्वल्स हो जाएगा 600। तो इस तरह से अगर हमें एडिशन पे बेस्ड क्वेश्चन को एस्टिमेट करके बोले तो ऐसे करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड देख लेते हैं। हम लोगों का क्वेश्चन जो है वो ये है, एस्टीमेट 4673 माइनस 365 है। ये है 2 नियरेस्ट टू नियरेस्ट 100 HUNDRED नियरेस्ट 100। ये क्वेश्चन हम लोगों का नेक्स्ट है जो सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड है। तो इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। इसको सब पहले एस्टिमेट कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक दूसरे से। तो पहला हम लोग जो पहली चीज लिखेंगे वो यही लिखेंगे कि 4673 estimated to nearest 100। तो हम लोग 100 प्लेस को पहले देखेंगे, तो 100 के प्लेस पे 6 है, तो 100 के प्लेस पे 6 है, तो 6 के जस्ट राइट साइड वाले नंबर को देखेंगे कि वो लेस देन 5 है या मोर देन 5 है। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि ये मोर देन 5 है, तो हमें 6 की जगह पे 7 अब लिखना होगा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 7 7, और बाकी बचे हुए दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। सेम इसी तरह से इसको भी हम लोग राउंड ऑफ करेंगे। तो इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 365 estimated to nearest 100। नियरेस्ट 100, तो हम लोग 100 प्लेस के जस्ट राइट में देखेंगे, तो 100 प्लेस पे 3 है, जस्ट राइट में 6 है, और ये मोर देन 5 है, तो हम लोग 3 में एक प्लस कर लेंगे 4। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 और बाकी दोनों को 0 कर देंगे, तो यहाँ दोनों हो जाएगा 0। ये एस्टीमेट हो गया। अब हमें रिक्वायर्ड एस्टिमेशन इक्वल्स लिखना होगा, REQUIRED रिक्वायर्ड एस्टिमेशन इक्वल्स हो जाएगा 7700 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 400, तो हमारा ये 700 में से 400 सब्ट्रैक्ट होगा तो 300 बचेगा, और यहाँ पे 7 को नोट डाउन कर लेंगे, तो आंसर जो आ जाएगा वो 7300 आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग सब्ट्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन को एस्टिमेट करके सॉल्व करेंगे। अब अगला एक मल्टीप्लिकेशन का भी हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल हम लोगों का है, मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल है एस्टीमेट 32 into 88 to nearest नियरेस्ट 10। हम लोगों का क्वेश्चन है एस्टीमेट 32 into 88 टू नियरेस्ट 10। तो इसको कैसे करेंगे ये देख लेते हैं।
चलिए देखते हैं 32 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 10। तो हम लोग 32 को नियरेस्ट 10 के एस्टिमेट करेंगे तो 10 के प्लेस पे 3 है और 3 के जस्ट राइट में देखेंगे तो 2 है और 2 क्या है लेस देन 5 है। सो हम लोग 10 प्लेस के वैल्यू में कोई चेंज नहीं करेंगे, 3 है तो 3 ही रहने देंगे और बाकी इस वंस के प्लेस को क्या कर देंगे 0 कर देंगे। यही एस्टिमेट करने का मेथड है। अब आगे इसको भी एस्टिमेट करते हैं। अब हम लोग 88 को नियरेस्ट 10 के राउंड ऑफ जब करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि 10 के प्लेस पे 8 है, 8 के जस्ट राइट साइड में देखें तो ये भी 8 है और मोर देन 5 है, इसलिए इस 10 वाली वैल्यू को क्या कर लेंगे 1 प्लस कर लेंगे यानी 9 कर लेंगे और इस वंस वाले को क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो ये हो गया एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 88। अब हम लोग नीचे अपना सॉल्यूशन लिख देंगे रिक्वायर्ड एस्टिमेशन इक्वल हो जाएगा 30 इंटू 90 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 27 और बाद में दोनों 0 प्लेस कर देंगे तो ये इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू आ जाएगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जिस तरह से हम लोग इंडियन सिस्टम में 10 डिजिट यूज करते हैं नंबर्स को लिखने में, उसी तरह से रोमन न्यूमेरल्स में 10 लेटर यूज करे जाते हैं। वहां पे डिजिट की बजाय लेटर यूज करे जाते हैं। वो 7 लेटर यूज करते हैं। रोमन न्यूमेरल्स में 7 लेटर यूज किए जाते हैं। तो पहला लेटर जो है वो है आई, दूसरा है वी, तीसरा एक्स, चौथा है एल, पांचवा लेटर जो यूज होता है रोमन न्यूमेरल्स में वो है सी और छठा जो है वो डी है और एक होता है एम। इसको कहीं कहीं पे एम की जगह पे के भी लिखा जाता है, दोनों सही है, चाहे के लिखा हो चाहे एम। तो ये तो रहा रोमन न्यूमेरल्स में यूज होने वाले 7 लेटर्स। लेकिन अगर हम लोग ये इसको देखें कि ये किस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ये भी तो हमें देखना जरूरी है ना। तो जैसे ये V है, अगर V को देखें तो ये इंडियन सिस्टम में जो है वो 1 को यानी कि 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए रोमन नंबर में I यूज किया जाता है। V जो है V से 5 यूज कर मतलब 5 के लिए रोमन न्यूमेरल्स में V यूज किया जाता है और x इक्वल जो होता है वो 10 है। इसी तरह से L 50 के लिए यूज होता है, C जो है 100 के लिए यूज होता है, D जो है वो 500 के लिए यूज होता है और M या K जो है वो 1000 के लिए यूज होता है। यानी कि ये रहे रोमन के 7 लेटर्स और ये इंडियन सिस्टम के किस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ये रहा सामने लिखा हुआ। तो ये हम लोग लर्न कर लेंगे अच्छी तरह से, फिर इन्हीं 7 लेटर्स की हेल्प से रोमन नंबर लिखना सीखेंगे। अब हम लोगों को देखने से लग रहा है कि अगर हम लोग ध्यान से देखें तो रोमन नंबर में 0 नहीं यूज हो रहा है ना, 0 के लिए कोई सिंबल नहीं है। तो यानी कि रोमन न्यूमेरल्स में 0 के लिए कोई सिंबल नहीं होता, या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि उसमें 0 को नहीं रिप्रेजेंट कर, मतलब ये वाला सिस्टम 0 को नहीं रखता अपने में। क्लियर है? और एक चीज हम लोग देख लेते हैं, जैसे अगर किसी लेटर के ऊपर ऐसे बार का सिंबल BAR बार का सिंबल लिखा मिले या लगा मिले तो उसका मतलब है कि वो नंबर 10 टाइम होगा। ठीक है, 10 टाइम होगा। जैसे एग्जांपल में हम लोग देखें, अगर ऐसे V लिखा है और V के ऊपर ऐसे बार का सिंबल लिखा है तो इसका मतलब ये जो हो जाएगा, ये V मतलब 5 है और बार लगने का मतलब 1000 टाइम बढ़ जाएगा, जितना है उतने का 1000 टाइम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हो जाएगा इक्वल्स 5000
इसी तरह से अगर x के ऊपर ऐसे बार का सिंबल लगा दिया जाए तो इसका मतलब है कि ये जो जिस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा वो होगा 10 इंटू 1000। तो ये रहा, अगर किसी सिंबल के ऊपर या किसी लेटर के ऊपर बार का सिंबल लग रहा है तो इसका मतलब कि उस नंबर की वैल्यू या उस लेटर की वैल्यू 1000 टाइम बढ़ जाएगी। चलिए हम लोगों ने देख लिया कि रोमन न्यूमरल्स में या रोमन नंबर में 7 इंग्लिश के लेटर यूज किए जाते हैं। अब उन 7 लेटर्स को यूज करके नंबर्स कैसे राइट करने हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं रोमन नंबर्स को राइट कैसे करते हैं। तो हम लोगों का पहला रूल जो है रोमन नंबर राइट करने का वो देख लेते हैं। पहला रूल जो वो ये है, सिंबल रिपीट। और सिंबल रिपीट मीन्स होगा कि ऐड करना है, हमें नंबर्स को ऐड करना है, मीन्स एडिशन, ADDITION, एडिशन। यानी कि अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब कि उस लेटर को ऐड करना है। अब जैसे हम चलिए देखिए, हम लोगों को 1 लिखना है तो आई लिख देंगे, है ना जी। 1 लिखने के लिए क्या कर देंगे, 1 लिखने के लिए हम लोग आई लिख देते हैं। लेकिन अगर हमें 2 लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो अब हम लोग यहाँ पे लेटर को रिपीट करेंगे और 2 लिखने के लिए हम लोग आई को रिपीट कर देंगे, एक आई लिखा फिर एक और लिख देंगे, यानी कि ये हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमें, इसका मतलब ये रहा कि 1 प्लस 1, हम लोगों ने देखा ना कि रिपीट होने का मतलब क्या है, एडिशन है। तो आई 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो मतलब 1 प्लस 1 इक्वल्स 2 होगा। इसी तरह से हम लोग 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रिपल आई यूज करेंगे और इसका मतलब हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल्स 3 होगा। लेकिन एक चीज हमें ध्यान देना है कि कोई भी लेटर मैक्सिमम 3 टाइम रिपीट किया जा सकता है, 3 टाइम से ज्यादा बार नहीं कर सकते हैं। मींस अगर हमें 4 लिखना है तो 4 के लिए हम लोग ऐसे 4 आई नहीं लिखेंगे, ये गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी लेटर मैक्सिमम 3 टाइम रिपीट होगा, मोर देन 3 टाइम नहीं रिपीट कर सकते आप। तो अब हम लोग 4 लिखने के लिए क्या करेंगे, तो 4 लिखने के लिए हम लोग, चलिए 4 के लिए बात का रूल हम लोग देखेंगे। अब हमें लिखना है, जैसे 6 लिखना है तो 6 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 5 प्लस 1 करते हैं ना, तो 5 मतलब V और प्लस का मतलब रिपीट कर लेंगे आई को उसके बाद ऐसे रिपीट कर लेंगे, ये हो जाएगा 6। या फिर हमें 30 लिखना है 30, तो 30 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 प्लस 10 प्लस 10 करते हैं, यही करते हैं ना। तो मतलब कि x ये रहा, तो यानी कि 30 लिखने के लिए हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये रहा 30 के लिए x, 3 टाइम्स x लिख देंगे, ये हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमें कोई, ये चलिए C 2 टाइम्स है तो इसका मतलब क्या है, C 2 बार रिपीट हुआ है तो इसका मतलब कि 100 प्लस 100 इक्वल्स 200, तो यानी कि ये डबल C जो है ये 200 को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से जहां कहीं भी हमें कोई लेटर रिपीट हो रहा है तो उसका मतलब है कि वो एडिशन है।
अब हम लोगों का जो दूसरा रूल है वो हम लोगों का ये है कि अगर हम लोग किसी लेटर को किसी बड़े लेटर के या किसी बड़े सिंबल के राइट साइड राइट करते हैं या लिखते हैं तो इसका मतलब होगा कि वो नंबर उस बड़े वाले में ऐड किया गया है। क्लियर है ना। अब जैसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं, ये रहा हमने लिख दिया, सॉरी ये रहा हम लोगों का v और v के राइट साइड में मैंने क्या लिख दिया, i लिख दिया। तो हम लोगों का अगर कोई सिंबल किसी बड़े सिंबल के राइट साइड में होता है तो इसका मतलब कि वो ऐड करा गया होता है। जैसे ये v मतलब 5 है और v के राइट साइड में i लिखा हुआ है तो इसका मतलब 5 में 1 ऐड कर दिया जाएगा 6। यानी कि ये जो है लेटर या ये जो नंबर्स है न्यूमेरल्स है ये 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, v के बाद ट्रिपल i हमने लिख दिया। तो अब देखो यहाँ पे v जो है लार्ज सिंबल है, 5 के लिए सो ये प्रेजेंट किया जाता है ना v। अब लार्ज सिंबल के राइट साइड में I 3 बार लिखा गया है तो इसका मतलब क्या है कि 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स 8। यानी कि ये जो नंबर है या न्यूमेरल है ये 8 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से अगर किसी बड़े सिंबल के राइट साइड में कोई सिंबल रिपीट हो रहा हो तो उसका मतलब कि उस बड़े सिंबल में उस रिपीट हो रहे सिंबल को ऐड करना होता है, यही होता है। ये दूसरा रूल है। रूल नंबर 3 जो है वो ये है कि अगर हम लोग किसी सिंबल को किसी बड़े सिंबल के लेफ्ट साइड में राइट करें या लिखें तो इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। जैसे हम लोगों का ये रहा v, अब हमने v के क्या किया, लेफ्ट साइड में लिख दिया i। तो इसका मतलब है कि v बड़ा सिंबल v है, v क्या है, बड़ा सिंबल है, तो v में से क्या करेंगे, अब लेफ्ट साइड में लिखा गया है नंबर i तो इसका मतलब कि v में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हम लोगों का आ जाएगा 4। तो यानी कि ये जो हम लोगों का है ये न्यूमेरल i v ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 4 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से अगर हम लोग ऐसे लिखें x है, x के हम लोग लेफ्ट साइड में 2 टाइम i लिख देंगे तो ये x जो है लार्ज नंबर है और x किसको रिप्रेजेंट करता है, 10 को। तो यानी कि लार्ज नंबर के लेफ्ट साइड में i को रिपीट किया गया, इसका मतलब कि घटाना है हमें 1 माइनस 1। तो 2 बार 1 10 में से घटाएंगे तो 8 बचेगा। चलिए हम लोगों का अगला एग्जांपल जो है वो हम लोगों का बड़ा लार्ज सिंबल जो है x है, अब इसके राइट साइड में हमने लिख दिया i तो इसका मतलब है कि x मतलब 10 होता है और लेफ्ट साइड में लिखा गया है तो इसका मतलब घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो घटा देंगे तो 9। यानी कि ix जो होता है वो 9 को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से अगर हम लोगों का एक लार्ज सिंबल क्या है, x है ना, x लार्ज सिंबल है। अब अगर हम लोग x के लेफ्ट साइड में l के लेफ्ट साइड में x लिख दें तो इसका मतलब ये किस नंबर को प्रेजेंट करेगा ये देख लेते हैं। तो लार्ज नंबर l है, l मतलब 50 होता है और लेफ्ट साइड में x है मतलब सब्ट्रैक्ट करना है तो 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 40 हो जाएगा। यानी कि हम लोग 40 के लिए क्या यूज करेंगे, XL। इसी तरह से और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। जैसे C मींस होते हैं 100 ना, ये लार्ज सिंबल है या लार्ज लेटर है, इसके लेफ्ट साइड में अगर हम लोग X लिख दें तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन होगा। तो C में से C मतलब 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना, X मतलब 10 तो आएगा 90। तो 90 को रिप्रेजेंट करने के लिए XC यूज होता है। इसी तरह से अगर हम लोगों का D है और D से पहले हम लोग लेफ्ट साइड में C लिख दे तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा D मतलब 500 है और सिंबल के लेफ्ट साइड में लिखा गया है, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करना है 100 तो ये हो जाएगा 400।
तो इस तरह से हम लोगों का जो रूल नंबर 3 है वो ये है कि अगर किसी लार्ज सिंबल के लेफ्ट साइड में कोई सिंबल लिखा जाए तो उसका मतलब है कि उस बड़े वाले नंबर में से हमें उस सिंबल को सब्ट्रैक्ट करना होता है। और हाँ, सब्ट्रैक्ट करने का रूल होता है एक, सबको किसी को किसी में से नहीं सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे हम लोगों का रूल नंबर 1 सब्ट्रैक्ट करने का जो है वो ये है कि हम लोग v को कभी भी l एंड सॉरी l और c में से कभी नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी कि हम लोग कभी ऐसे नहीं लिख सकते l v, इस तरह से कोई नंबर नहीं लिखा जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से सेम चीज c और v ये नहीं लिखा मिलेगा हमें। क्यों? क्योंकि हम लोग v को कभी भी l और c में से नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये रूल होता है इसका। और ठीक उसी तरह से ये जो i होता है ये केवल और केवल v एंड x से सब्ट्रैक्ट करा जाता है। यानी कि हम लोग i को केवल v और x में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाकी और किसी में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मींस हम इस तरह से नहीं लिख सकते, ये कोई नंबर नहीं होता है। क्लियर? या फिर हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये भी किसी नंबर को नहीं रिप्रेजेंट करता है। यानी कि i जो है जब कभी भी सब्ट्रैक्ट किया जाएगा वो या तो v में से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा या तो x में से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। अब एक चीज और देख लेते हैं सेम इसी तरह से, x जो है वो केवल l एंड c से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा और किसी से नहीं। मींस हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x l या c x, ये सही है क्योंकि ये जो x जो होगा वो हमेशा l में से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा या फिर c में से, इन दोनों के अलावा और किसी में से नहीं किया जाएगा। यानी हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये जो है गलत है, ये केवल इन्हीं दोनों में से सब्ट्रैक्ट होगा। C can be subtracted from D and M, या फिर K कह सकते हो। यानी कि हम लोग अगर ऐसे लिख रहे हैं C D, इसका मतलब है 500 माइनस 100 इक्वल्स 400, या फिर हम लोग सी एम लिख रहे हैं तो इसका मतलब है 1000 माइनस 100 इक्वल्स 9000। तो ये जो सी है वो केवल डी और एम में से या के में से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, इसके अलावा और किसी में से नहीं। चलिए हम लोग यूजिंग द ब्रैकेट में इस टाइप के क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन भी बोलते हैं, SIMPLI सिंप्लीफिकेशन। यानी कि जो ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस होते हैं इसको सिंप्लीफिकेशन भी बोलते हैं, हम लोग यही पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग ये फॉर्मूला है या इसी फॉर्मूला के बेस पे हम लोग उसको सिंप्लीफाई करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो इसमें हम लोगों का v बॉडमॉस है, इसमें हम लोग कौन किसको शो करता है वो देख लेते हैं। जैसे ये v है तो v मींस होता है विन कॉलम, विन कूलम, या इसको बोलते हैं बार, BAR, और इसका सिंबल जो होता है वो ऐसे होता है, ऐसे। क्लियर है? ये रहा विन कूलम या फिर बार भी इसी को कहते हैं, बार। ये किसी नंबर के ऊपर ऐसे लगा मिलेगा हमें, जैसे ऐसे 5, ये रहा ऐसे लगा दिया तो इसका मतलब ये है, और बार जिसके ऊपर लगा है तो इसका मतलब ये है v। क्लियर है?
तो इसको हम लोग पहले सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं। फिर अब दूसरा हम लोगों का है बी। बी मीन्स ब्रैकेट होता है, और ब्रैकेट तीन टाइप का होता है। एक ये होता है, ये स्मॉल ब्रैकेट है, इसको स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट ये है। दूसरा होता है ये वाला इस तरह का, और तीसरा जो है इसको करली ब्रैकेट भी बोलते हैं, करली, CURLY, करली ब्रैकेट। क्लियर है। और तीसरा जो है वो ये है, इसको बिग ब्रैकेट कहते हैं। ये तीन है और इनका सीरीज यही होता है। ये किस सीरीज में होते हैं ये देख लेते हैं हम लोग। तो जब कभी भी ये आएगा तो ये इसी में होगा। अंदर जो है ये वाला होगा, इसके बाहर ये वाला होगा करली ब्रैकेट, और सबसे लास्ट में ये वाला ब्रैकेट होगा। ये इसका सीरीज होता है। और जब हम लोग सॉल्व भी करते हैं तो पहले यही वाला सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद करली ब्रैकेट, और सबसे लास्ट में बिग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। दूसरा ये तीसरा जो सिंबल है ये है ओ। ओ मींस होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब आप गुणे समझेंगे या मल्टीप्लाई समझेंगे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना है। अब इसके बाद ये वाला आता है डी। डी मींस डिवीजन, DIVISION, डिवीजन होता है डी मींस। और ये M जो है, M मींस होते हैं मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। और ये है एडिशन, A मींस ADDITION, एडिशन। और S मींस सब्ट्रैक्शन, SUBTRACTION, सब्ट्रैक्शन। तो ये चीजें होगी। अब अगर हमें कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो हम इसी सीरीज में सॉल्व करेंगे। मींस सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, अगर है तो क्लियर है, अगर नहीं है तो फिर अगला बढ़ जाएंगे ब्रैकेट पे। ब्रैकेट में आता है स्मॉल ब्रैकेट, अगर स्मॉल ब्रैकेट क्वेश्चन में है तो पहले उसको सॉल्व करेंगे, नहीं है तो फिर करली वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये तो रहा ब्रैकेट का रो, ठीक है, यानी कि ये दो क्लियर हो गए। अब बचता है ऑफ। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर हमें किसी क्वेश्चन में ये चार चीजें ऑपरेशंस है, यानी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये चार चीज किसी क्वेश्चन में है तो सबसे पहले हम डिवीजन सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन सॉल्व हो जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी अगर है तो करेंगे, नहीं है तो फिर अगले पे बढ़ जाएंगे, अगले स्टेप पे। तो अगला स्टेप एडिशन करना होगा, तो एडिशन करेंगे और लास्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। चलिए, ये हम लोगों का एक क्वेश्चन है, इसी को सॉल्व करना है। तो हमें ये याद रखना होगा, V बॉट मास, ये फार्मूला लर्न करना होगा। ब्रैकेट है नहीं, ना तो बार ब्रैकेट है ना तो ब्रैकेट है, यानी दोनों, ये नहीं है ये भी नहीं है, ऑफ भी नहीं कहीं दिख रहा है हमें। तो अब हमारे यही चार बच रहे हैं। तो हमें डिवीजन यहाँ दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन यहाँ दिख रहा है, एडिशन कहीं दिख नहीं रहा है, सब्ट्रैक्शन यहाँ दिख रहा है। यही इतनी चीजें दिख रही हैं। तो हम लोग सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ये डिवीजन को करेंगे ना। तो डिवीजन कहाँ पे है हमारा, यहीं पे। तो हम लोग पहले इसी को सॉल्व कर लेंगे। 21 माइनस, इसको डिवाइड करेंगे 12 को 3 से, तो हमारा कितना आएगा, 4 आएगा, और इंटू 2 कर देंगे। तो हमने डिवीजन सॉल्व कर दिया। अब दूसरी बारी किसकी आती है, मल्टीप्लिकेशन की। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन यही, इन्हीं दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है ना। तो अब हम लोग लिखेंगे 21 माइनस 2 4 जा 8 आएगा। अब तीसरी बारी किसकी आती है, एडिशन की। तो एडिशन इसमें कहीं है नहीं, तो हमें एडिशन करना नहीं है, छोड़ देंगे। और लास्ट में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन है 21 माइनस 8 करना है, तो हम लोगों का आंसर जो आ जाएगा वो 13 आ जाएगा।
तो इस टाइप के क्वेश्चन को ये वी बॉडमॉस को यूज करते हुए सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। तो ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन। अब हम लोग इसको वी बॉड मॉस इसी से सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट कहीं दिख नहीं रहा है, ये है नहीं, ये भी ब्रैकेट नहीं है, ऑफ भी नहीं है, तो ये तीनों है नहीं तो छोड़ देंगे। आगे चलते हैं, डिवीजन करना है हमें। तो डिवीजन यहीं पे है ना, ये रहा डिवीजन, तो इसी को सॉल्व कर लेंगे, चाहे रफ पे कर लो या यहीं आप कर लो। तो ये हो जाएगा 16 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग डिवीजन को। तो 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 2 टाइम डिवाइड होगा, -2 इंटू 3। अब हम लोगों का ये तो काम हो गया, इसका ना डिवीजन हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन बच रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन ढूंढते हैं कहाँ है, तो यही रहा ना, यही मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम लोगों का बाकी नंबर्स को हम ऐसे नोट डाउन करते जाएंगे, ब्रिंग डाउन करते जाएंगे। तो 16 प्लस 2 हो जाएगा और माइनस यहाँ कर देंगे। बाकी इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 होगा, तो यहाँ हम 6 लिख देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन भी सॉल्व हो गया, मतलब ये वाला भी सॉल्व हो गया। अब बचता है एडिशन। तो एडिशन ढूंढे कहाँ इसमें, तो ये दोनों को ऐड करना है, तो ऐड कर लेते हैं दोनों को। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 2 18, और ये बाद में -6 लिख देंगे। और लास्ट में हमारा ये हो गया, बच रहा है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 12 आ जाएगा। तो हम लोगों का इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर जो आएगा वो 12 आ जाएगा। चलिए एक और हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें ब्रैकेट भी है। तो आइए देखते हैं। अब हम लोगों का रूल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला क्या है, वी बॉट मॉस, सॉरी BOD बॉट मॉस। तो इसी सीरीज में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों का बार वाला यानी वी कूलम होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे है बार ना, ये है ना, इसी को पहले सॉल्व करेंगे। तो जब पहले सॉल्व करेंगे तो बाकी सबको हम नोट डाउन करते जाएंगे। 17 18 16 -5 माइनस, और हम इसी को सॉल्व कर लेंगे। बार किसके किसके लगा है ऊपर, 4 के और -1 के, इन दोनों के ऊपर बार का सिंबल लगा है। तो इसका मतलब इसी को हमें पहले सॉल्व कर लेना है वी बॉड मॉस के अकॉर्डिंग। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका मतलब कि 4 में से 1 को क्या करना है, माइनस करना है। तो कर लेते हैं, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3 ना। तो हम लोग 3 लिख देंगे और बाकी ब्रैकेट वैसे ही लगा देंगे। ये हुआ। अब पहला तो ये हो गया रूल। अब हम लोगों की बारी आती है ब्रैकेट को रिमूव करने का या ब्रैकेट को सॉल्व करने का। तो अब ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट होते हैं ना, एक स्मॉल होता है, एक कर्ली होता है और एक बिग ब्रैकेट होता है। तो हम लोग सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं और लास्ट में बिग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। -27 -18 इसको नहीं सॉल्व करेंगे, कर्ली को भी नहीं सॉल्व करेंगे, इसको स्मॉल वाले को सॉल्व कर लेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट में क्या है हमारा, 5 - 3 है, तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मिलेगा 2। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 2, और जब ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो 2 हमारा क्या है, +2 है ना। तो ब्रैकेट रिमूव कर देंगे तो वो ये हो जाएगा -2। फिर अगले स्टेप में आप कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 27 - 18, और जब ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, 6, कर्ली ब्रैकेट में 16। अब देखो ब्रैकेट में भी हमें वो रूल याद रखना होगा, पहले अगर ब्रैकेट में पहले कहीं डिवीजन दिख रहा है तो पहले डिवीजन को ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ डिवीजन है नहीं, केवल सब्ट्रैक्शन है, ना तो मल्टीप्लिकेशन है ना तो एडिशन है, केवल सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन कर देंगे। लेकिन अगर इसमें डिवीजन होता तो सबसे पहले डिवीजन सॉल्व करते फिर मल्टीप्लिकेशन, ये हम लोग रूल याद रखेंगे। तो इसमें डिवीजन है नहीं, मल्टीप्लिकेशन है नहीं, एडिशन है नहीं, सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 16 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो
14 मिलेगा, प्लस 14 मिलेगा और ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो माइनस बन जाएगा। ये हो जाएगा 27 माइनस। अब देखिए फिर से वही रूल, अगर अंदर ब्रैकेट के अंदर डिवीजन है तो पहले डिवीजन सॉल्व करो, तो डिवीजन है नहीं, आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन की बारी आती है तो ब्रैकेट के अंदर कहीं मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, तो फिर आगे चलते हैं। अब एडिशन की बारी आती है तो एडिशन भी नहीं है इसमें, तो फिर लास्ट में बचता है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन है 18 में से 4 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 18 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा बचेगा कितना, यहाँ पे 4 बचेगा ना। और जब 4 बचेगा तो हम लोग 27 ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो प्लस और माइनस का माइनस बनेगा, ये 4 हो जाएगा। तो 27 माइनस 4 करेंगे तो 23। तो यही हम लोगों का आंसर होगा। ऐसे हम लोग इस टाइप वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।